नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय शंकर शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत, आज पुनः आपके सामने रीट संबंधित जो शिक्षण विधियों का जो हमारा क्रम चल रहा था उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम चर्चा करेंगे गद्य शिक्षण के बारे में। अंतिम जो पिछली बार हमारी कक्षा हुई थी उसमें हमारे द्वारा व्याकरण शिक्षण पर चर्चा की गई थी। व्याकरण शिक्षण की पाठ्य योजना, व्याकरण शिक्षण की विधियों, उस पर हमने चर्चा कर ली थी। आज हम प्रारंभ करते हैं गद्य शिक्षण। गद्य शिक्षण किसी भी शिक्षण की जो विधियां हैं, किसी भी शिक्षण के लिए सर्वप्रथम ये आवश्यक है कि हमें उस अध्ययन का जो मूल उद्देश्य है उस उद्देश्य को ध्यान में रखना होता है। गद्य शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो है ग्रहण करना और अभिव्यक्ति। ग्रहण और अभिव्यक्ति में अभिव्यक्ति दक्षता, ग्रहण और अभिव्यक्ति दक्षता, अर्थात ग्रहण करना और जो हमारी अभिव्यक्ति विचारों को प्रेषित करने की जो शक्ति है उसमें दक्षता प्राप्त करना। तो ग्रहणाभिव्यक्ति ग्रहणम अभिव्यक्तिश्च गद्य शिक्षणस्य मुख्यम उद्देश्यम वर्तते। गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है ग्रहण और अभिव्यक्ति। क्या ग्रहण करना? जो भी हमारे द्वारा प्राप्त किया जा रहा है, सीखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, अनुभूत किया जा रहा है, उसको ग्रहण करने में हम दक्षता प्राप्त करें और प्राप्त ज्ञान को अभिव्यक्त करने का जो कौशल है उस कौशल में हम दक्षता प्राप्त करें। ये गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। सामान्य रूप से यदि हम गद्य शब्द की चर्चा करें, सबसे पहले हम इस शब्द की चर्चा करें तो एक धातु है गद्य। गद्य धातु है वक्तायाम वाची, वक्तायाम वाची। इस अर्थ में एक गद्य धातु है। गद्य धातु से यत् प्रत्यय करने पर, गद्य धातु से यत् प्रत्यय करने पर शब्द बनता है गद्यम। शब्द बनता है गद्य। गद्य धातु से यत् प्रत्यय करने पर गद्य शब्द का निर्माण होता है, जिसका अर्थ होता है, गद्यम का अर्थ होता है स्पष्ट कथनम। स्पष्ट कथन, स्पष्ट कथन। हम हमारे आरंभिक दर्शन में जाते हैं, आरंभिक साहित्य में जाते हैं, तो आरंभिक साहित्य के दौरान गद्य शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हमारे को दिखाई देता है वो यजुर्वेद में प्राप्त होता है। गद्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यजुर्वेद में हमारे को दिखाई देता है। क्यों? यजुर्वेद में कहा गया है अपाद पद संतानो गद्यम। अपाद पद संतानो गद्यम, संतानो गद्यम। और गद्य का प्रयोग यजुर्वेद के अंदर भी होता है। जो बालक को हम जब गद्य शिक्षण कराए जाते हैं, किसी भी विषय का हमारे द्वारा गद्य का शिक्षण कराया जाता है, तो उस बालक की जो पढ़ने की जो शैली है, उस बालक का जो अध्ययन करने का एक सामर्थ्य है, उसका हम इसके अंतर्गत विशेष रूप से अध्ययन करते हैं। यजुर्वेद में कहा गया है, यजुर्वेद के लिए गद्य का, यजुर्वेद में गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग होता है। और यजुर्वेद के लिए जो यजुर्वेद में वर्णित जो साहित्य है, उन साहित्य के लिए गद्यात्मको यजु, गद्यात्मको यजु, अर्थात यजुर्वेद का जो संपूर्ण मंत्रों का जो संग्रह है उसमें वो गद्यात्मक शैली के अंदर निहित है। ये यजुर्वेद में है। और ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्य ग्रंथ है और उपनिषद है।
ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों के अंदर भी गद्य का विकास या गद्य का प्रयोग हमारे को देखने को मिलता है। दंडी ने कहा है अपाद पद संतानो गद्यम, अपाद पद संतानो गद्यम। गद्यकार दंडी ने कहा है कि पाद बंधन से जो रहित है, पाद बंधन से जो रहित है, ऐसा जो पदों का समूह है, पाद बंधन से रहित, चरण बंधन से रहित, चरण बंधन से रहित, चरण बंधन से रहित पदों का समूह, पदों का समूह गद्य कहलाता है। पद्य के अंदर पदों का बंधन होता है, चरणों का बंधन होता है, उसके अंतर्गत गद्य के अंदर बिल्कुल निर्मुक्त काव्य होता है, बिना किसी बंधन के रहित जो वो एक शैली होती है वो गद्य के अंतर्गत हमारे को देखने को मिलती है। गद्य को हम साहित्य की दृष्टि से देखते हैं तो गद्य को दो भागों में हमारे द्वारा बांटा जा सकता है। गद्य क्या होता है, गद्य दो प्रकार का होता है। गद्य की दो विधाएं हैं। पहली विधा है कथा, गद्य की पहली विधा है कथा, अर्थात गद्य का जो लेखन कार्य होता है वो कथा के रूप में हो सकता है, और दूसरा रूप है आख्यायिका। आख्यायिका गद्य दो भागों में विभाजित है, कथा और आख्यायिका के रूप में विभाजित है। कथा क्या, कथा के अंतर्गत क्या होता है, कथा का जो कथानक होता है वह कल्पित होता है। कथा का जो कथानक होता है वो कथानक कल्पित होता है, कल्पित होता है, अर्थात कल्पना के आधार पर होता है। दूसरी चीज क्या है, कथा को विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसका विभाजन नहीं होता है। कोई कहानी होती है वो प्रारंभ से लेकर के अंत तक एक ही उसमें चलती है, उसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसका भाग हम बांट करके उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट करके हम उसका कथा को नहीं लिखा जा सकता है। जैसे आपको पता है कादम्बरी एक कथा है जो बाणभट्ट की है, कादम्बरी एक कथा है जो बाणभट्ट है, और सुबंधु की एक रचना है वासुदत्ता। ये दोनों गद्य की जो विधा है कथा, उसके अंतर्गत इनका रूप हमारे को देखने को मिलता है। दूसरी चीज होती है आख्यायिका। आख्यायिका का जो कथानक होता है वो ऐतिहासिक होता है। आख्यायिका का जो कथानक है वो ऐतिहासिक होता है, अर्थात किसी इतिहास वर्णित किसी विषय वस्तु पर आश्रित होता है, विषय वस्तु को आधार मान करके वो लिखा हुआ होता है। दूसरी चीज आख्यायिका का जो विभाजन होता है वो उसको उच्छ्वासों में विभाजित करते हैं, नामकरण है उच्छ्वासों में आख्यायिका का विभाजन होता है। जैसे एक दशकुमार चरितम, दशकुमार चरितम एक आख्यायिका है, दंडी की रचना है दशकुमार चरितम, जो जिसमें 10 राजकुमारों का वर्णन है, और दूसरा है हर्षचरितम, दूसरी है हर्षचरितम, बाणभट्ट की रचना है। ये दोनों आख्यायिका के अंतर्गत आती है। ये गद्य की एक शैली है, अर्थात गद्य के जो प्रकार है एक कथा और एक आख्यायिका, दो गद्य के रूप हैं। हम संक्षेप में इन चीज़ों की जानकारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनसे कई बार सामान्य प्रश्न हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत या हमारे प्रश्न पत्र के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले गद्य शिक्षण का जो उद्देश्य है ग्रहण और अभिव्यक्ति, ग्रहणम अभिव्यक्तिश्च, ये गद्य शिक्षण का उद्देश्य है। यजुर्वेद के अंदर सबसे पहले यजुर्वेद में के अंदर गद्य का सबसे पहले प्रयोग हमारे को मिलता है, और यजुर्वेद के लिए भी कहा गया है गद्यात्मको यजु, अर्थात गद्य की शैली में जो लिखा गया है वो यजुर्वेद है। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों में भी गद्य का प्रयोग हमारे को मिलता है। दंडी ने गद्य की परिभाषा देते हुए बताया है अपाद पद संतानो गद्यम, अर्थात ऐसा जो चरण बंधन से रहित हो, ऐसा पदों का समूह जो चरण बंधन से रहित हो वह उसको हम गद्य कहते हैं। दूसरी चीज इसमें क्या बोलते हैं
वृत्तबंध रहितम गद्यम। इस विश्वनाथ ने कहा है वृत्तबंध रहितम गद्यम, वृत्तबंध रहितम गद्यम, वृत्तबंध रहितम गद्यम। विश्वनाथ ने भी कहा है वृत्तबंध रहितम गद्यम, अर्थात जो छंद के बंधन से रहित जो वाक्यों का समूह होगा वह गद्य कहलाता है। फिर मैंने बताया गद्य शब्द का निर्माण उत्पत्ति, गद्य एक धातु है, वक्तायाम वाचिक, इस अर्थ में गद्य धातु से यद प्रत्यय करने पर गद्य पद का निर्माण हुआ, जिसका अर्थ है स्पष्ट कथनम। ठीक है, आगे गद्य की जो दो प्रकार की विधाएं हैं। गद्य दो प्रकार का होता है, एक तो कथा और आख्यायिका, दो रूपों में जाना जाता है गद्य को। कथा होती है जो कथा के अंदर उसका कथानक होता है वो कल्पित होता है, और क्या बोलते हैं इसका टुकड़ों में या इसमें भागों में इसको विभक्त नहीं किया जा सकता है। कादम्बरी और वासवदत्ता जो कथा के रूप में प्रसिद्ध है। दूसरा रूप आख्यायिका, आख्यायिका का कथानक ऐतिहासिक होता है और आख्यायिका उच्छ्वासों में विभक्त होती है। 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है और हर्ष चरितम बाणभट्ट की रचना है, ये दोनों आख्यायिका के रूप में प्रसिद्ध है। अब हम चर्चा करते हैं आगे गद्य शिक्षण के जो अध्ययन से संबंधित, छात्रों के पठन पाठन से संबंधित, छात्रों की रुचि से संबंधित, वो उनके लिए कितने उपयोगी है और गद्य का शिक्षण ग्रहण और अभिव्यक्ति में किस प्रकार से विशिष्ट अपना योगदान रखता है, उस चीज़ की चर्चा हम आगे इसके अंतर्गत करते हैं। देखो, कहा गया है गद्य के लिए ओजस्त्वम समास भूजस्त्वम, ओजस्त्वम ओजस समास भूयत्वम, ओजस्त्वम समास भूयत्वम, ओजस्वम समास भूयत्वम एतद् गद्यस्य जीवितम, एतद् गद्यस्य जीवितम। गद्य के दो ही प्राण है, गद्य के दो ही प्राण है। एक तो ओज गुण से युक्त, ओज गुण आपको गद्य में देखने को मिलेगा। दूसरा है समास की बहुलता, समास की बहुलता, समास बहुलता, बड़े बड़े सामासिक पदों का प्रयोग आपको गद्य में देखने को मिलेगा। ठीक है, गद्य शिक्षण का जो उद्देश्य है, अब यदि हम गद्य शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा करते हैं तो गद्य शिक्षण का जो उद्देश्य है वो सबसे पहला है ग्रहण और अभिव्यक्ति कौशल का विकास, ग्रहण और अभिव्यक्ति कौशल विकास, ग्रहण और अभिव्यक्ति कौशल विकास। दूसरा है विचार विश्लेषण, विचार विश्लेषण में दक्षता प्राप्त करना, विचार विश्लेषण में दक्षता प्राप्त करना। ठीक है, आगे है छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास, कल्पना शक्ति का विकास। अगला है चरित्र निर्माण, चरित्र निर्माण, पात्रों के माध्यम से, पात्रों के द्वारा प्रदर्शित जो गद्य के अंतर्गत जो चरित्र है उस चरित्र को हमारे जीवन में उतार करके
हमें उनसे सीख करके हमारे जीवन में चरित्र निर्माण करने पर विशेष बल दिया गया है। ठीक है, अगला है, 4 हो गए। अगला हो गया है बड़े बड़े सामासिक पदों की जानकारी। सामासिक पदों का परिचय, सामासिक पदों का परिचय प्राप्त करना, बड़े बड़े सामासिक पदों का परिचय प्राप्त करना। फिर दूसरी चीज है शुद्ध उच्चारण, शुद्धोच्चारण में दक्षता प्राप्त करना, पदों का शुद्ध उच्चारण करने में दक्षता प्राप्त करना। शब्द भंडार में वृद्धि, शब्द भंडार में वृद्धि तथा सूक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, सूक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, सूक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। आगे है भावाभिव्यक्ति का मतलब हो गया भावों को आत्मसात करना, भावों को आत्मसात करना, भावों को आत्मसात करना। आगे है छात्रों में समालोचनात्मक शक्ति का विकास करना, छात्रों में समालोचनात्मक शक्ति का विकास करना, समालोचनात्मक शक्ति का विकास करना। और एक और सामान्य उद्देश्य हो सकता है नए नए शब्दों के प्रति, नवीन पदों के प्रति छात्रों को आकर्षित करना, ये मुख्य रूप से गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य हो सकते हैं। ओजस समास भूयत्वम एतद् गद्यस्य जीवितम, ओज गुण से युक्त हो और समास की बहुलता हो, ये 2 गद्य के प्राण हैं, इनको गद्य का प्राण कहा गया है। गद्य शिक्षण के मुख्य उद्देश्य है ग्रहण और अभिव्यक्ति कौशल का विकास करना, विचार विश्लेषण में दक्षता प्राप्त करना, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों का चरित्र निर्माण करना, बड़े बड़े सामासिक पदों का परिचय तथा उनके उच्चारण में दक्षता प्राप्त करना, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि, नवीन नई नई सूक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, भावों को हृदयंगम करना, आत्मसात करना और समालोचनात्मक अर्थात अलग अलग पात्रों के मध्य, अलग अलग गद्यों के मध्य तुलना करके आलोचनात्मक समालोचनात्मक की जो शक्ति है उसका विकास छात्रों में करना और नए नए पदों की जानकारी के माध्यम से छात्रों को उन पदों के प्रति आकर्षित करने की एक योग्यता का निर्माण छात्र में करना, जिससे शिक्षण रुचिकर हो और छात्र गद्य का जो शिक्षण हो वो नीरस नहीं हो। नई नई सूक्तियों के माध्यम से छात्रों को नए नए भावों की जानकारी प्रदान की जाती है ताकि उन भावों को छात्र ग्रहण करें और अपनी अभिव्यक्ति के अंदर वो उनका स्पष्ट उच्चारण करे, शुद्ध उच्चारण करने में वह दक्ष हो। ऐसे गद्य शिक्षण की हमारी जो मुख्य उद्देश्य थे ये गद्य शिक्षण के थे। अब हम गद्य के सामान्य परिचय के उपरांत अब प्रारंभ करते हैं गद्य शिक्षण की जो विधियां हैं, गद्य शिक्षण की जो विधियां हैं उन विधियों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो, जो गद्य का जो शिक्षण होता है
उस गद्य के शिक्षण के लिए जो सर्वप्रथम हम शिक्षण के दौरान विधि का प्रयोग कर सकते हैं वो है उद्बोधन विधि। पहली विधि है गद्य शिक्षण की उद्बोधन विधि। उद्बोधन विधि, इस विधि का ही एक अन्य नाम है अर्थावबोधन विधि। उद्बोधन विधि या अर्थावबोधन विधि कहने का मतलब यह है कि किसी भी पढ़ाई गई पाठ्य वस्तु का आसानी से अवगमन छात्र करने में समर्थ हो, ऐसी विधि का प्रयोग हम गद्य शिक्षण के अंतर्गत जो प्रथम विधि है उद्बोधन विधि, इसके अंतर्गत करते हैं। अर्थात अर्थ का अवबोधन कराने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वह उद्बोधन विधि कहलाती है। यह जो विधि है वो मुख्य रूप से प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए श्रेष्ठ विधि है। प्राथमिक स्तर के जो छात्र हैं, प्राथमिक स्तर हेतु यह श्रेष्ठ विधि है। प्राथमिक स्तर हेतु श्रेष्ठ विधि है। सामान्य रूप से हम जानकारी प्राप्त करते हैं गद्य शिक्षण की विधियों के बारे में, तो जो गद्य शिक्षण की करीब करीब जितनी भी विधियां हैं, वो जो सभी विधियां हैं वो सभी विधियां किससे संबंधित होती है? पाठ्य योजना के अंतर्गत एक सोपान आता है काठिन्य निवारण। एक सोपान आता है काठिन्य निवारण। तो जो जितनी भी विधियां हैं वो काठिन्य निवारण की ही विधियां कहलाती है। अर्थात गद्य शिक्षण के दौरान आने वाले कठिन जो पद हैं, जो जिनका आसानी से अर्थ का अवगमन छात्र को नहीं हो पाता है, उसके अर्थ की जानकारी या उस शब्द के भावार्थ का परिचय प्राप्त कराने के लिए अध्यापक अनेक प्रकार की विधियों का प्रयोग करता है, अनेक प्रकार के चित्रों का प्रयोग करता है, रेखा चित्रों का प्रयोग करता है, किसी कहानी का प्रयोग करता है या किसी दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करता है। तो जितने भी प्रकार के संसाधनों का प्रयोग उस काठिन्य निवारण, उस कठिनता के निवारण के लिए अध्यापक करता है, वो गद्य शिक्षण की विधियों के अंतर्गत आता है। तो पहला है उद्बोधन विधि। इस उद्बोधन विधि का जो मुख्य उद्देश्य की अपन बात करें तो उद्बोधन विधि का जो मुख्य उद्देश्य है वो सबसे पहला क्या है कि इस विधि का प्रयोग करने से छात्र को शीघ्रता से विषय वस्तु का बोध हो जाता है। शीघ्रता से विषय वस्तु का बोध हो जाता है। अर्थात बहुत आसानी से, बहुत शीघ्रता से छात्र उस पढ़ाई गई पाठ्य वस्तु की जानकारी प्राप्त करने में दक्ष हो जाता है। अर्थात इसमें क्या है, इस विधि के द्वारा जो जानकारी या जो ज्ञान छात्र को दिया जाता है वह ज्ञान चिरस्थायी होता है। चिरस्थायी जो ज्ञान है वो चिरस्थायी और स्पष्ट समाधान, ये दो मुख्य उद्देश्य उद्बोधन विधि के हैं। उद्बोधन विधि के माध्यम से जो छात्र को पढ़ाई जा रही विषय वस्तु है, शीघ्रता से उस विषय वस्तु का अवबोधन हो जाता है। दूसरी चीज़, छात्र को प्राप्त जो जानकारी है, जो ज्ञान है, वो लंबे समय तक स्थायी रहने वाली होती है और स्पष्ट समाधान, किसी भी समस्या का स्पष्ट समाधान छात्र प्राप्त कर सकता है। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, अध्यापक क्या करता है, कठिन पदों के निवारण हेतु अध्यापक क्या करता है, कठिन पदों के निवारण हेतु विभिन्न प्रकार के साधनों का सहारा लेता है। विभिन्न प्रकार के साधनों का प्रयोग करता है। प्रयोग अध्यापक द्वारा किया जाता है।
विभिन्न प्रकार के साधनों का प्रयोग अध्यापक द्वारा किया जाता है। अब वो विभिन्न प्रकार के साधन कौन कौन से हैं? जैसे अब विभिन्न प्रकार के जो साधन है, वो पहला साधन है प्रत्यक्ष माध्यम से, अर्थात प्रत्यक्ष अभिनय करके, प्रत्यक्ष अभिनय द्वारा, प्रत्यक्ष अभिनय द्वारा, अर्थात छात्रों के सम्मुख अध्यापक स्वयं अभिनेता का रूप धारण करता है या किसी पात्र विशेष का जो अभिनय का कार्य है वो अध्यापक स्वयं करता है। जैसे मान लो कि कोई भी चीज़ है, जैसे बच्चों को कोई चीज़ बताई जा रही है कि वह बालक पढ़ते समय हंसता है। अब हंसने की जो क्रिया है वो प्राथमिक स्तर के छोटे छोटे बच्चों को ये नहीं पता है कि इसको हंसना बोलते हैं। तो अध्यापक प्रत्यक्ष अभिनय का मतलब अध्यापक क्या करता है? छात्रों को हंसकर बताता है, छात्रों को दौड़कर बताता है, कोई दौड़ने की क्रिया है वो दौड़कर बताता है, ठीक है। छात्रों को पढ़ कर के बताता है, कोई चीज़ है उसको पढ़ कर के बताता है, कोई लिखने वाली चीज़ है उसको लिख कर के बताता है। अर्थात प्रत्यक्ष अभिनय के द्वारा अध्यापक छात्रों के सम्मुख ही विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से, जैसे लिखने की बात है तो लिख कर के बताएगा, पढ़ने की बात है तो पढ़ कर के बताएगा, बोलने की बात है तो बोल कर के बताएगा, दौड़ने की बात है दौड़ कर के बताएगा, हंसने की बात है हंस कर के बताएगा। दूसरा है जो पदार्थ हैं उन पदार्थों का प्रत्यक्षीकरण करा करके, पदार्थों का प्रत्यक्षीकरण, पदार्थों का प्रत्यक्षीकरण कराकर, पदार्थों का प्रत्यक्षीकरण करा करके। जैसे मान लो अध्यापक को शिक्षण के दौरान घड़ी का परिचय करवाना है तो घड़ी को हाथ में लेकर के उनको दिखा करके कि इसको घड़ी बोला जाता है, ये घड़ी का आकार इस प्रकार का होता है, घड़ी में इतने अंक लिखे हुए होते हैं, इतनी सुइयाँ होती है, ये सेकंड की सुई होती है, ये मिनट की सुई होती है, ये घंटे की सुई होती है। किसी पुस्तक का परिचय, किसी फर्नीचर के बारे में, टेबल के बारे में, किवाड़ के बारे में, खिड़की के बारे में, अर्थात पदार्थों का प्रत्यक्षीकरण। जैसे बताना कि चौक से लिखा जाता है। अब छात्र पूछेंगे कि सर चौक किसे बोलते हैं, तो चौक दिखा करके इसको चौक बोलते हैं। पेन किसे बोलते हैं तो इसको कलम बोलते हैं। दूरवाणी किसको बोलते हैं तो इसको बोलते हैं दूरवाणी। तो इस प्रकार से पदार्थों का प्रत्यक्षीकरण करा करके। तीसरी चीज़ है चित्र, रेखा चित्र के माध्यम से, चित्र रेखा चित्र के माध्यम से, चित्र रेखा चित्र के माध्यम से, चित्र और रेखा चित्र के माध्यम से किसी भी प्रकार का जानकारी प्राप्त कराने के लिए चित्र बनाता है। जैसे किसी महापुरुष के बारे में अध्यापन कराया जा रहा है तो महापुरुष का छाया चित्र बना लिया। कोई गणित की प्रश्नावली पढ़ा रहा है, गणित में त्रिभुज पढ़ाना है तो त्रिभुज का चित्र बना दिया, ठीक है। किसी रेखाखंड की जानकारी देना है तो रेखाखंड का परिचय दे लिया। वृत्त के बारे में पढ़ाना है तो वृत्त बना दिया। तो चित्र के माध्यम से छात्रों को आने वाली शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाई है, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उद्बोधन विधि के अंतर्गत इनका प्रयोग करके, अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग करके अध्यापक उसकी कठिनता को दूर करने का प्रयास करता है। अगला है प्रतिकृति दिखा करके, अगला है प्रतिकृति दिखा करके। चौथा है प्रतिकृति, प्रतिकृति जिसे हम मॉडल भी कहते हैं। प्रतिकृति के माध्यम से, प्रतिकृति के माध्यम से, जैसे ताजमहल का हमें शिक्षण कराना है, ताजमहल के बारे में छात्रों को जानकारी देनी है तो ताजमहल को तो हम वहाँ, ताजमहल आगरा के अंदर है, वहाँ ले जा कर के हम उनको दिखाने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, नहीं ले जा सकते हैं किन्हीं कारणों से। तो हम उस ताजमहल का एक छायाचित्र, एक
एक स्थूल मतलब एक हार्ड बोर्ड पर बना हुआ उसका चित्र ताजमहल का छात्रों के सम्मुख उपस्थित करते हैं और उनको बताते हैं कि इस प्रकार की आकृति ताजमहल कहलाती है। इसका निर्माण है जो मुमताज़ की स्मृति में शारजा के द्वारा किया गया है। इसमें इतने गुंबज हैं, इसको निर्माण में इतना समय लगा है। जिस प्रकार की जानकारी है वो प्रतिकृति के माध्यम से, जैसे मान लो किसी आपदा के बारे में छात्रों को पढ़ाना है, आपदा प्रबंधन के बारे में, कहीं पर भूकंप आ गया तो भूकंप का दृश्य उनके सम्मुख उपस्थित रख करके, कोई ज्वालामुखी के बारे में पढ़ाना है, कोई चट्टान के बारे में पढ़ाना है, किसी पर्वत के बारे में पढ़ाना है, हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ाना है, तो उनका एक उसी रूप का एक प्रतिकृति जिसको बोलते हैं एक मॉडल, अर्थात प्रतिकृति का एक रूप उनके छात्रों के सम्मुख हम रख करके उसको माध्यम से पढ़ाते हैं। जैसे सीधी सीधी बात है कि गाय के बारे में पढ़ाना है छात्रों को, प्राथमिक स्तर के छात्रों को गाय के बारे में पढ़ाना है, तो गाय को हम क्लास में थोड़ी ला सकते हैं। गाय का चित्र बना करके हम गाय का एक मॉडल बना करके हम छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके माध्यम से छात्रों को जानकारी प्राप्त हो सकती है। अगला है दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से। दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से, साधनों के द्वारा, दृश्य श्रव्य साधनों के द्वारा हम छात्रों की कठिनता को दूर करने का प्रयास करते हैं। ऐसे जिनको देख करके छात्र अपनी कठिनता को दूर, अपने पाठ के दौरान आने वाली कठिनता को दूर करने में समर्थ हो सके, सुन करके अपनी कठिनाई को दूर करने में समर्थ हो सके। अगली है कहानी विधि। अगली है कहानी के माध्यम से। कहानी के माध्यम से, अब वो कहानी ऐतिहासिक भी हो सकती है, कहानी कोई भी ऐतिहासिक, कहानी कोई भी ऐतिहासिक हो सकती है, काल्पनिक हो सकती है, स्वयं निर्मित हो सकती है। छात्रों को विषय वस्तु का अवगमन कराने के लिए अनेक प्रकार की कहानियों का प्रस्तुतिकरण अध्यापक के द्वारा छात्रों के सम्मुख किया जाता है। जैसे कोई पौराणिक कहानियाँ हो गई, कोई काल्पनिक कहानियाँ हो गई, कोई ऐतिहासिक कहानियाँ हो गई, उसके माध्यम से छात्रों की कठिनता को दूर करने का प्रयास अध्यापक के द्वारा किया जाता है। और आगे एक और अंत के अंदर है पर्यायवाची के माध्यम से, पर्यायवाची के माध्यम से, विलोम शब्द के माध्यम से, विलोम, पर्यायवाची के माध्यम से, विलोम शब्द के माध्यम से, या संधि विच्छेद के माध्यम से, संधि विच्छेद के माध्यम से, संधि विच्छेद के माध्यम से, या समास विग्रह के माध्यम से आदि अनेक प्रकार की युक्तियों का प्रयोग करके अध्यापक प्रयास करता है कि छात्रों के काठिन्य निवारण के दौरान उत्पन्न होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करने में छात्रों को सहायता मिले और विषय वस्तु का शीघ्र अवगमन छात्रों को हो जाए और छात्रों को प्राप्त जो ज्ञान है वो ज्ञान चिरस्थायी हो और स्पष्ट आने वाली समस्या का स्पष्ट समाधान छात्रों को प्राप्त हो। ये हमारी गद्य शिक्षण की पहली विधि थी, उद्बोधन विधि। अब तक हमने जानकारी प्राप्त करी गद्य शिक्षण की जो पहली विधि है, उद्बोधन विधि। इस विधि के यदि हम विशेषताओं की बात करें, विशेषताओं की बात करें किसकी, उद्बोधन विधि, उद्बोधन विधि की हम विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली चीज़ ये है कि पहली है प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी, प्राथमिक स्तर हेतु अत्यंत उपयोगी, अत्यंत उपयोगी। दूसरा है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप ये विधि स्वीकारी गई है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप ये विधि मानी गई है।
इस विधि में छात्र सक्रिय रहते हैं, छात्र सक्रिय होंगे, छात्र सक्रिय होंगे। शिक्षण है जो रुचिकर एवं प्रभावी होगा, शिक्षण रुचिकर एवं प्रभावी, शिक्षण रुचिकर एवं प्रभावी होगा। प्राप्त ज्ञान स्थायी होगा तथा शीघ्र अवबोध होगा, छात्रों को शीघ्रता से अवबोध होगा, छात्र आसानी से सीखने में दक्ष होंगे। दूसरी चीज़, इससे क्या होगा, छात्रों की जो स्मरण शक्ति है, स्मरण शक्ति में वृद्धि होगी, स्मरण शक्ति में वृद्धि, छात्रों की स्मरण शक्ति में वृद्धि होगी। और अंत में है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होगी, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होगी, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होगी। ये थी हमारी जो पहली शिक्षण विधि है, गद्य शिक्षण की उद्बोधन विधि, जिसे अर्थावबोधन विधि भी कहते हैं। उसके सामान्य जो विशेष गुण हैं या जिनको विशेषताओं के नाम से भी जाना जाता है, वो मुख्य रूप से यही है। प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप है, छात्र सक्रिय होंगे, शिक्षण रुचिकर प्रभावी होगा, प्राप्त ज्ञान स्थायी और शीघ्र अवबोध होगा, स्मरण शक्ति में विकास होगा और छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होगी। अब हम पढ़ेंगे गद्य शिक्षण की जो दूसरी विधि है, जिसे प्रवचन विधि के नाम से जाना जाता है। दूसरी विधि है कथन विधि, दूसरी विधि है कथन विधि, जिसे प्रवचन विधि भी कहा जाता है। कथन विधि या प्रवचन विधि भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि गद्य शिक्षण की करीब करीब जितनी भी विधियां हैं, वो सब विधियां काठिन्य निवारण एक सोपान है पाठ्य योजना के अंतर्गत। गद्य शिक्षण की जो है प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, आदर्श वाचन, अनुवाचन, उसके पश्चात अगला सोपान आता है काठिन्य निवारण। पाठ में आए हुए जो कठिन कठिन पद हैं, उन कठिन कठिन पदों के समाधान हेतु अनेक प्रकार के विधियों के माध्यम से, अनेक प्रकार के साधनों के माध्यम से, अनेक प्रकार के दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करके अध्यापक छात्रों की कठिनता को दूर करने का प्रयास करता है। उसके अंतर्गत पहली विधि हमने उद्बोधन विधि पढ़ी थी, दूसरी विधि है कथन विधि। इस विधि के माध्यम से भी अध्यापक कठिनता को दूर करता है। यह भी काठिन्य निवारण की ही विधि कहलाती है। काठिन्य निवारण हेतु, काठिन्य निवारण हेतु, काठिन्य निवारण हेतु इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब काठिन्य निवारण करने के लिए कथन विधि का प्रयोग वह कैसे कैसे कर सकता है। पहला तो है अनुवाद के माध्यम से, पहला है अनुवाद के माध्यम से, अर्थात ये अनुवाद विधि है, ये किसके लिए उपयोगी है, प्राथमिक स्तर हेतु, प्राथमिक स्तर हेतु यह अनुवाद विधि है। इसमें क्या होता है कि जो अध्यापक होता है वो संस्कृत भाषा में या जो संस्कृत के जो पद हैं, उन पदों का परिचय प्रदान करते समय वह मातृभाषा का प्रयोग करता है या मातृभाषा में अनुवाद करता है। लेकिन संस्कृत को समझाने के लिए, किसी भाषा का ज्ञान कराने के लिए, किसी भाषा में लिखा हुआ, जैसे संस्कृत में कोई गद्य लिखा हुआ है, उस गद्य का छात्रों को ज्ञान कराने के लिए उसका भावार्थ करता है, हिंदी में उसका अर्थ करता है, या स्थान विशेष की वजह से वह स्थानीय मातृभाषा का प्रयोग करता है।
तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो छात्र होता है इस विधि में, छात्र होता है वो निष्क्रिय होता है, छात्र निष्क्रिय रहता है। अनुवाद विधि के अंदर क्या होता है, छात्र निष्क्रिय रहता है। एक भाषा से दूसरी भाषा का ज्ञान प्रदान करते समय दूसरा क्या है, व्याकरण का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, व्याकरण का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। अनुवाद विधि का यदि अध्यापक प्रयोग करता है काठिन्य निवारण हेतु प्राथमिक स्तर के छात्रों हेतु, तो छात्र निष्क्रिय होंगे और व्याकरण का ज्ञान उसको प्राप्त नहीं हो पाएगा। इतना जरूर है कि शब्द भंडार में वृद्धि होगी, शब्द भंडार में वृद्धि, विषय वस्तु को समझने में सरलता, सरलता और सुगमता होगी। विषय वस्तु को समझने में सरलता और सुगमता का समावेश होगा, लेकिन छात्र निष्क्रिय रहेंगे और व्याकरण का ज्ञान भी उसको प्राप्त नहीं होगा। ये प्राथमिक स्तर के लिए वो प्रयोग करता है कभी कभी, जैसे मुख्य रूप से उद्बोधन विधि ज़्यादा श्रेष्ठ है। काठिन्य निवारण हेतु यदि कथन विधि या प्रवचन के माध्यम से हम कठोरता को दूर करते हैं, उसके कठिन पदों को हम समझाने का प्रयास करते हैं, तो उसके अंतर्गत क्या होता है, छात्र निष्क्रिय रहेंगे, छात्रों को व्याकरण का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। आपके द्वारा बताई गई दूसरी भाषा के प्रयोग से उसके शब्द भंडार में तो वृद्धि होगी, समझाने में आपको सरलता होगी, सुगमता होगी। ठीक है, ये प्राथमिक स्तर के लिए है कथन विधि के माध्यम से। दूसरी है कोश विधि, दूसरी विधि है कोश विधि। इसमें ये किसके लिए है, उच्च स्तर के छात्रों हेतु, उच्च स्तर के छात्रों हेतु ये विधि उपयोगी है। इसमें क्या होता है, गद्य शिक्षण के दौरान या गद्य के दौरान आए गए पदों के कोश का परिचय प्रदान किया जाता है। कोश का परिचय, पदों के जो कोश का ज्ञान कराया जाता है, यह विधि उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकती है। अर्थात कोश के परिचय का मतलब क्या है कि पर्यायवाची या समानार्थी पदों के माध्यम से हम कठिनता को दूर करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो हम अग्नि का अर्थ छात्र को समझा रहे हैं, अग्नि का अर्थ छात्रों को नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, अनेक प्रकार के पर्यायवाची पद का प्रयोग उसके सामने करते हैं, बताते हैं कि आग, अनल, पावक, हुतासन, इस प्रकार के जो पर्यायवाची पद हैं उन पदों के माध्यम से छात्रों को बताते हैं कि ये अग्नि का पर्यायवाची है। तो अनेक प्रकार के कोशों का परिचय दिया जाता है। तो कोश विधि है, ये प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि छात्र का अवबोध स्तर उच्च स्तर के छात्रों से निम्न होता है। इसलिए छात्रों की जो स्मरण शक्ति है या ग्रहण करने की जो शक्ति है वो उच्च स्तर के छात्रों से कम होती है। तो इसीलिए यह विधि उच्च स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी है। अनुवाद विधि की बात करते हैं, वह प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी है। कथन विधि, प्रवचन विधि के अंतर्गत पहली अनुवाद विधि है जो प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी है। दूसरी कोश विधि उच्च स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी है। तीसरी जो विधि है वो है परिभाषा विधि। तीसरी जो विधि है परिभाषा विधि, इस विधि के अंतर्गत अध्यापक पाठ के अंतर्गत आए हुए जो पारिभाषिक पद हैं, पारिभाषिक पदों के माध्यम से कठिनाई या काठिन्य निवारण करता है। पारिभाषिक पदों के माध्यम से कठिनाई निवारण अध्यापक के द्वारा किया जाता है। अगली है टीका विधि।
टीका विधि का मतलब ये होता है कि किसी भाष्य या किसी ग्रंथ पर आधारित लिखी गई जो टीकाएं हैं, इस विधि में जो प्राचीन टीकाएं हैं उन टीकाओं तथा भाष्यों का प्रयोग करके अध्यापक कठिनाई दूर करने का प्रयास करता है। भाष्य टीकाओं के माध्यम से टीकाओं या प्राचीन ग्रंथों पर जो लिखी गई टीकाएं हैं, टीका का मतलब होता है किसी ग्रंथ विशेष को आधारभूत मान करके उसके बारे में अपने वक्तव्य को स्पष्ट करना या वक्तव्य को परिभाषित करना, वो टीका के अंतर्गत होता है। तो ये जो विधि है, टीका विधि भी और परिभाषा विधि है, ये दोनों विधि भी उच्च स्तर हेतु उपयोगी है। अर्थात केवल और केवल अनुवाद विधि का प्रयोग यदि हम करते हैं तो वह प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी होता है, बाकी ये उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। इसके पश्चात जो व्याकरण शिक्षण की तीसरी विधि है, व्याकरण शिक्षण की तीसरी विधि है स्पष्टीकरण विधि। तीसरी विधि है स्पष्टीकरण विधि। स्पष्टीकरण विधि, इस विधि के अंतर्गत काठिन्य निवारण हेतु अध्यापक अनेक उपविधियों का प्रयोग करता है। अनेक उपविधियों का प्रयोग अध्यापक के द्वारा किया जाता है। अनेक प्रकार की उपविधियों का प्रयोग अध्यापक के द्वारा किया जाता है। जैसे कौन सी है? सबसे पहली है उपविधि है व्युत्पत्ति के आधार पर या व्युत्पत्ति के द्वारा। व्युत्पत्ति द्वारा किसी भी पद का स्पष्टीकरण करने हेतु अध्यापक व्युत्पत्ति का प्रयोग करता है। व्युत्पत्ति का मतलब उस शब्द की उत्पत्ति। व्युत्पत्ति में वह संधि के बारे में बताता है, इस शब्द में यह संधि है, किसी समास के बारे में बताता है, किसी प्रत्यय के बारे में जानकारी देता है, किसी अव्यय के बारे में जानकारी देता है, अर्थात उसका जो पद परिचय वह करता है, उपसर्ग की जानकारी देता है, संज्ञा का परिचय करवाता है, क्रियापद आदि जो अलग अलग व्युत्पत्ति है, अलग अलग व्युत्पत्तियों के माध्यम से अर्थ स्पष्ट करने का जो प्रयास अध्यापक द्वारा किया जाता है। इतना अवगमन स्तर प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए का नहीं हो सकता, इसलिए यह विधि भी उच्च स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी है। व्युत्पत्ति का यदि अध्यापक प्रयोग करता है तो वो बड़ी क्लासों के अंदर शिक्षण में ज़्यादा प्रभावी हो सकता है, प्राथमिक स्तर के अंदर ये ज़्यादा प्रभावी नहीं है। दूसरा है वाक्य प्रयोग के माध्यम से। वाक्य प्रयोग के माध्यम से किसी भी कथन को स्पष्ट करने के लिए पाठ में जो कठिन पद हैं उन कठिन पदों का ज्ञान कराने के लिए वह किसी सामान्य वाक्य का प्रयोग करते हुए उसके पद को स्पष्ट करने का जो प्रयास करता है अध्यापक, वो वाक्य प्रयोग के माध्यम से होता है। जैसे मान लो एक उदाहरण दें हम कि दर्शन का एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। तो छात्र को ये बताना चाह रहा है, अध्यापक ये बताना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ भी आप धुआं देखते हो वहाँ वहाँ पर अग्नि निश्चित रूप से होगी। तो छात्र के मस्तिष्क में ये चीज़ फिट हो गई कि स्थिर हो गई कि सर गुरुजी ने बताया था कि जहाँ पर भी धुआं होगा वहाँ अग्नि होगी। अब वो छात्र कहीं पर भी धुएं को उड़ते हुए देखेगा, गुरुजी को धुआं नहीं कहेगा, डायरेक्ट बोलेगा कि सर वहाँ आग लग गई। उसी प्रकार से किसी गाय के बारे में बताना हो तो अध्यापक ने कहा कि 4 पैरों वाला, 1 पूँछ 2 सींग, इस प्रकार का जो एक आकार विशेष है वो गाय होता है।
अब छात्र यदि भैंस को भी देखता है, छात्र वो बकरी को भी देखता है, तो भी वह उनको गाय ही बताएगा। कहने का मतलब ये है कि एक साधारण वाक्य के माध्यम से हम उसके अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास इसमें करते हैं। फिर अगला है कोई प्रसंग के माध्यम से, प्रसंग विधि। प्रसंग विधि जैसे मान लो छात्र को लालच के बारे में समझाना है कि लालच एक बहुत बुरी बला है, एक बहुत बड़ी समस्या है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो अध्यापक उस पाठ को पढ़ाने से पूर्व एक ऐसी कहानी छात्रों के सामने रखेगा जो अंत के अंदर उसकी शिक्षा यही मिलती होगी कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब कोई भी प्रसंग, कोई रामायण का प्रसंग हो, कोई महाभारत का प्रसंग हो, किसी भी पद का स्पष्टीकरण हेतु अध्यापक के द्वारा कोई अंत कथाओं के माध्यम से, कोई दंत कथाओं के माध्यम से छात्रों के जो कठिनता है उसको दूर करने का प्रयास अध्यापक करता है। उसी प्रकार से या तुलना विधि, तुलना विधि दो पदों के मध्य अंतर स्पष्ट करने के लिए दोनों में वह तुलना के माध्यम से अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। कहने का मतलब वहाँ पर वह विलोम शब्द या समानार्थक शब्दों का प्रयोग करके अंतर स्पष्ट करता है, जैसे दिन और रात, सुख दुख, पाप पुण्य, ऊपर नीचे, इस प्रकार के अच्छा बुरा, सत्य असत्य, तो तुलना करके उनका अर्थ स्पष्ट करने का वह प्रयास करता है। तो कुल मिलाकर के तीसरी स्पष्टीकरण विधि है जिनमें व्युत्पत्ति का उच्च स्तर के लिए प्रयोग होता है, वाक्य प्रयोग का भी उच्च स्तर के छात्रों के लिए ही उपयोगी है। तुलना के माध्यम से या प्रसंग के माध्यम से इन दोनों स्तरों का प्रयोग प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए किया जा सकता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर के छात्रों को हम समानार्थक शब्द, विलोम शब्द का या सामान्य वाक्यों के माध्यम से उनको हम किसी पद का या किसी कठिन पद की जो जानकारी देने का प्रयास करते हैं, तो वो छात्र कहानी के माध्यम से, किसी प्रसंग के माध्यम से, किसी दंत कथा के माध्यम से, या दिन और रात विलोम शब्दों के माध्यम से, या आग अनल पावक उतासन समानार्थक शब्दों का प्रयोग करके पर्यायवाची के माध्यम से हम उसकी कठिनाई को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं, जो शिक्षण के अंतर्गत छात्रों को सीखने में मदद करती है। चौथी जो विधि है वो है गद्य शिक्षण की प्रश्नोत्तर विधि। चौथी जो विधि है गद्य शिक्षण की वो है जो सबसे प्रमुख भी है, आपने सुना होगा, इसको सुकराती विधि भी कहा जाता है। सुकराती विधि भी कहा जाता है, इसको प्रश्नोत्तर विधि भी कहा जाता है, इसको प्रश्नोत्तर विधि भी कहा जाता है, इसको संवाद विधि भी कहा जाता है, इसको डायरेक्ट मेथड भी कहा जाता है। सुकराती विधि, डायरेक्ट मेथड और प्रश्नोत्तर विधि ये इसी के अन्य नाम है। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, शिक्षक होता है जो विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से, अनेक प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से उत्तर प्राप्त करके पाठ के प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास करता है। इस विधि का जो प्रवर्तक है, इस विधि का जो प्रवर्तक है वो सुकरात को माना जाता है। महान दार्शनिक सुकरात को इस विधि का प्रवर्तक माना जाता है, इसीलिए इस विधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है। इस विधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है। कहने का मतलब अनेक प्रकार के प्रश्न सामने छात्र के सामने रख कर के हम किसी विषय वस्तु को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। ये थी हमारी गद्य शिक्षण की जो प्रमुख शिक्षण विधियाँ थी, उनके बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त करी है। गद्य शिक्षण के विधियों के पश्चात गद्य शिक्षण की जो पाठ योजना है, गद्य शिक्षण की पाठ योजना के जो प्रमुख सोपान है, उन सोपानों का सामान्य परिचय हम प्राप्त करते हैं। सबको पता है गद्य शिक्षण के अंतर्गत सबसे पहले क्या होता है, प्रस्तावना प्रश्न। सबसे पहला सोपान कौन सा है, प्रस्तावना प्रश्न।
दूसरा सोपान है उद्देश्य कथन। दूसरा सोपान है उद्देश्य कथन। तीसरा सोपान है प्रस्तुतिकरण। चौथा सोपान है आदर्श वाचन। चौथा सोपान है आदर्श वाचन। पांचवा सोपान है अनुकरण वाचन या अनुवाचन। छठा सोपान है काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण के उपरांत बोध प्रश्न छात्रों से पूछे जाते हैं। बोध प्रश्न। बोध प्रश्नों के उपरांत मौन वाचन। बोध प्रश्नों के उपरांत मौन वाचन। मौन वाचन के उपरांत विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। इसके पश्चात अध्यापक कथन। इसके पश्चात अध्यापक कथन। अध्यापक कथन के पश्चात पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न और अंत में होता है गृह कार्य। सोपानों का कहीं अलग अलग विधियों से या अलग अलग शिक्षण की प्रक्रियाओं में अलग अलग सोपानों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। मुख्य रूप से हमें ये ध्यान में रखना है, जैसे कभी गद्य का शिक्षण कराया जाता है। गद्य के शिक्षण कराने के लिए सबसे पहले छात्रों के पूर्व ज्ञान के परीक्षण हेतु प्रस्तावना प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। प्रस्तावना प्रश्न 3-4 प्रश्न छात्रों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। एक प्रश्न का दूसरे प्रश्न के साथ तारतम्यता होती है और अंत में जो प्रश्न होता है वो समस्या युक्त प्रश्न होता है, अर्थात समस्यात्मक प्रश्न होता है। उस प्रश्न के माध्यम से अध्यापक उद्देश्य कथन जो पढ़ाना चाह रहा है उसके उद्देश्य को स्पष्ट करता है और फिर जो पाठ है उसका गद्य का उसका प्रस्तुतिकरण करता है। इसके उपरांत जो गद्य का पाठ है, जो शिक्षण कार्य कराया जाना है, उसका आदर्श वाचन का कार्य अध्यापक के द्वारा किया जाता है। एक बार छात्रों के सम्मुख पढ़ करके अध्यापक दिखाता है और अध्यापक के द्वारा पढ़े गए पाठ का अनुकरण वाचन किसके द्वारा किया जाता है? छात्र के द्वारा किया जाता है। छात्र उसका अनुकरण करता है। अनुकरण के दौरान छात्र के द्वारा की गई गलतियों को वह अशुद्धि संशोधन के माध्यम से वह दूर करता है। अनुकरण के वाचन के पश्चात यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं अशुद्धि संशोधनम। अशुद्धि संशोधनम छात्रों के उच्चारण के दौरान की गई अशुद्धियों का संशोधन करने का कार्य अध्यापक इस सोपान के अंतर्गत करता है। उसके पश्चात जो कठिन पद हैं, अभी जो हमने गद्य शिक्षण की विधियाँ पढ़ी थी, उन किसी भी एक विधि का प्रयोग करके या अनेक प्रकार की विधियों के प्रयोग के माध्यम से वो पाठगत कठिन पदों का वह समाधान ढूंढने का प्रयास अध्यापक द्वारा किया जाता है। उसके पश्चात सामान्य बोध प्रश्न, ऐसे बोध प्रश्न जो एक बार उच्चारण करने के माध्यम से ही छात्र को अवगमन हो गया, अर्थात छात्र उनकी जानकारी प्राप्त करने में दक्ष हो गया। सामान्य प्रश्न जिनका उत्तर बहुत आसानी से छात्र दे सकें, ऐसे बोध प्रश्न अध्यापक छात्रों के सामने रखता है। उसके पश्चात समस्त छात्र मौन वाचन करते हैं, अर्थात बिना किसी ध्वनि के मन में उसको पढ़ने का पूरे पाठ का एक बार पठन करते हैं। पठन करने के उपरांत उनसे विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न अध्यापक करता है। ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर अध्यापक द्वारा बताए गए पूरे पाठ के सारांश के माध्यम से वह छात्र सोच समझ करके उत्तर देता है, विचार विश्लेषण करके, अर्थात पूरे पाठ का वह मौन वाचन के दौरान अवगमन करके उन प्रश्नों का समाधान वह करने का प्रयास करता है। और अंत में
अध्यापक क्या करता है, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्नों के उपरांत अध्यापक कथन, संपूर्ण पाठ का जो सारांश है जिसको सार कथन बोलते हैं, सार कथन का कार्य अध्यापक द्वारा किया जाता है। और उसके उपरांत एक बार पुनः छात्रों से अध्यापक पुनरावृत्ति प्रश्न करता है जिनको मूल्यांकन प्रश्न भी कहा जाता है। मूल्यांकन प्रश्न अर्थात जो पाठ पढ़ाया गया है वो छात्रों को किस स्तर तक उस पाठ की जानकारी छात्रों को प्राप्त हुई है या नहीं हुई है, उस प्रकार का परीक्षण करने के लिए पुनरावृत्ति प्रश्नों को अध्यापक छात्रों के सम्मुख रखता है। और अंत में घर से करने के लिए गृह कार्य छात्रों को दिया जाता है। कुल मिलाकर के पूरे पाठ का जो सार है वो अध्यापक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और मूल्यांकन प्रश्नों के माध्यम से वह पाठ का अवगमन छात्रों को हुआ है कि नहीं हुआ है, इस तथ्य के परीक्षण के लिए मूल्यांकन प्रश्न अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं। ये हमारी गद्य शिक्षण की जो प्रमुख विधियां थी, इन विधियों का हमने अध्ययन किया है और आगे आने वाली क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो रेट की दृष्टि से सबसे प्रमुख जो पद्य शिक्षण है, पद्य शिक्षण की जो शिक्षण विधियां हैं, उन विधियों के साथ साथ मुख्य जो पद्य शिक्षण की दंडान्वय और खंडान्वय दो शिक्षण विधियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। जैसे मैंने बताया था पिछली बार क्लास में कि व्याकरण शिक्षण की आगमन और निगमन दोनों विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। निश्चित रूप से वहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और उसी प्रकार से पद्य शिक्षण की जो शिक्षण विधियां हैं दंडान्वय और खंडान्वय, वहाँ से भी निश्चित रूप से आपको 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। उनका अध्ययन हम हमारी अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए